दोस्तों, बंगाल जीतने के बाद मोदी शांत नहीं बैठे बल्कि एक बड़ा खेल करने का प्लान रच रहे हैं। और जाहिर तौर पर ये जो खेल है वो कुर्सी बचाने का, अपनी कुर्सी बचाने का खेल है। अब जिस तरह से लोकसभा में और राज्यसभा में ममता बनर्जी की पार्टी तोड़ी जा रही है, सांसदों की बोलियां लग रही हैं, मोदी जी के मंत्री के घर में बैठकर खेल हो रहा है पार्टी तोड़ने का। ये तो दोस्तों अभी सिर्फ ट्रेलर है। अभी तक अरविंद केजरीवाल की पार्टी तोड़ी गई थी, अब ममता बनर्जी की पार्टी तोड़ी जा रही है। लेकिन ये मामला यहीं रुकने वाला नहीं, बल्कि यहां से शुरू हो रहा है। आगे कई विपक्षी पार्टियां हैं जिस पर मोदी और शाह का निशाना है। और अगर आंकड़ों में देखना चाहते हैं तो 7 सांसद राज्यसभा से अरविंद केजरीवाल के तोड़ दिए, 19 सांसद ममता बनर्जी के लोकसभा से तोड़ दिए, अभी 1-2 और तोड़े जाएंगे अगले 48 घंटे में। राज्यसभा से कई सांसद, 2-3 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं। और अब उद्धव ठाकरे, जिनके 8 सांसद हैं लोकसभा में, 8 एमपीज, उन पर निशाना साधा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि 7 एमपी शरद पवार के बीजेपी के संपर्क में। उद्धव ठाकरे के 9 सांसद, जी हां, उद्धव ठाकरे की पार्टी की बात कर रहा हूं, शिंदे की पार्टी की नहीं। उद्धव ठाकरे के 9 सांसद हैं, 6-7 बीजेपी के संपर्क में हैं। और अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की बात करें, यानी हेमंत सोरेन की पार्टी की बात करें, जो इस वक्त कांग्रेस के साथ है, इंडिया अलायंस में है, 3 सांसद इनके भी हैं और इन पर भी मिस्टर शाह की नजर है। ये तो एक छोटी सी लिस्ट में दे रहा हूं, फेहरिस्त वाकई लंबी है और ऑपरेशन भी अब तक का सबसे बड़ा है। 12 साल में मोदी जी का सबसे बड़ा ऑपरेशन। अब दोस्तों, मोदी जी बिना अपने स्वार्थ के, मतलब के, एक कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो इतना बड़ा अगर ऑपरेशन कर रहे हैं तो जाहिर तौर पे उसका वास्ता मोदी जी से होगा। और मोदी जी के लिए सबसे बड़ी चीज़ कुर्सी है, तो कुर्सी से ही वास्ता होगा। अब क्या वो पूरा मामला है आगे बताऊंगा, लेकिन फौरी तौर पर मोदी चाहते क्या करना चाह रहे हैं, जिसके लिए वो आजकल चारों तरफ तलवार चला रहे हैं संसद में। दरअसल मोदी संसद की सीटें बढ़ाना चाहते हैं। संसद में 2 हाउस हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है। अगर आप लोकसभा देखेंगे इस वक्त, तो इस वक्त सीटें हैं 543, 543, एक आध कम हो सकती है। मोदी जी चाहते हैं कि 800 से ज़्यादा सीटें लोकसभा में हो जाएं। राज्यसभा में 245 सीटें हैं और मोदी चाहते हैं कि 300 से ज़्यादा सीटें हो जाएं। अब ऐसा करने के लिए मोदी जी को बिल लाना पड़ेगा, बिल पास होगा, कानून बनेगा। और ये प्रक्रिया आसान नहीं है, इसमें 2/3 बहुमत की ज़रूरत है। लेकिन एक बार अगर ये बिल पास हो गया आने वाले सत्र में या उसके बाद के सत्र में, तो फिर 2029 का जो चुनाव होगा ज़्यादा सीटों पे, उसमें मोदी जी एक और बड़ा खेल करेंगे। अभी तो आप मशीनों का खेल सुन रहे हैं या फिर वोट चोरी SIR का खेल सुन रहे हैं, ये खेल और भी बड़ा है। सुनिए साहब, विनोद शर्मा को सुन लीजिए, सीनियर पत्रकार हैं देश के। और ये बात समझ लेनी चाहिए विपक्षी दलों को, अगर ये डिलिमिटेशन को उन्होंने मदद कर दी बीजेपी को अपने हिसाब से करवाने में, तो उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज को संन्यास ले लेना पड़ेगा। अब दोस्तों, मोदी जी को ये बिल पास कराने के लिए बहुमत चाहिए, प्रचंड बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। 272 सीटों से काम नहीं चलेगा। वैसे भी मोदी जी तो अल्पमत में बैसाखियों पे चल रहे हैं, इसलिए उन्हें नंबर की ज़रूरत है। और नंबर पाने के लिए वोट चोरी छोड़, अब वो सीट चोरी कर रहे हैं। यानी उनको पार्टी तोड़नी है, उसके सांसद चाहिए। और अगर ये गिनती मोदी जुटा लेते हैं तो फिर बिल भी पास होगा और मोदी जी की कुर्सी और मजबूत होगी। अब दोस्तों, ये सपना पूरा करने के लिए मोदी जी के लिए चुनौती क्या, चैलेंज क्या जाए, चैलेंज देखते हैं। ये आंकड़ा देखिए लोकसभा का, जहां 543 सीटें हैं, इसमें से एनडीए के पास, मोदी जी तो अल्पमत में है, लेकिन एनडीए, नीतीश बाबू और नायडू बाबू की बदौलत जो स्ट्रेंथ है इस वक्त एनडीए की 293 है। 293 उनके पास सीटें हैं। और इस बिल को पास कराने के लिए मैंने कहा 2/3 बहुमत चाहिए, यानी 362 का आंकड़ा पार करना है। 69 वोट की ज़रूरत है, सीट की ज़रूरत है। 69 बड़ा आंकड़ा है लोकसभा में। अगर आप राज्यसभा देखें तो राज्यसभा में
मोदी जी की ताकत ठीक ठाक है, जिस तरह से तोड़ फोड़ करते चले गए, इस्तीफ़ा दिला रहे हैं, अपने सांसद बना रहे हैं राज्यसभा में। एनडीए की इस वक्त स्ट्रेंथ जो है, ताकत है 148 है, 2/3 बहुमत चाहिए, 245 का हाउस है, 164 की संख्या तक पहुंचना है, 16 की ज़रूरत है। अब 16 तो भी मोदी जी के लिए बाएं हाथ का खेल है। और राज्यसभा में वैसे भी खेल बड़ा आसान है। अब जैसे आप देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नेता, जुझारू नेता मीनाक्षी नटराजन, उनका पर्चा सही था, कोई मुकदमा नहीं था, खारिज कर दिया साहब, खारिज हो गया, कांग्रेस बाहर हो गई, एक सीट कम हो गई राज्यसभा में। और उधर झारखंड में भी एक सीट कम कर दी, क्योंकि वहां पर मुकेश अंबानी के जो आप कह सकते हैं बड़े खास आदमी पीरामल नाथवानी साहब, जिनकी फोटो आप देख रहे हैं मुकेश अंबानी के साथ, इनके पर्चे में बड़ी गलतियां थी, इनका पर्चा जो है स्वीकार कर लिया गया। तो ये खेल राज्यसभा में चल रहा है। तो इसलिए राज्यसभा में पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि राज्यसभा एक तरह से मोदी जी ने वहां पर कब्जा जमा लिया है ऑलमोस्ट। लोकसभा चैलेंज है, जरा लोकसभा को देखते हैं। अब दोस्तों, मैंने कहा था ना कि लोकसभा में 69 की संख्या चाहिए, वोट चाहिए। अब इसमें से 20 का इंतजाम तो कर ही लिया है, ममता बनर्जी की पार्टी तोड़ दी लोकसभा में। 28-29 सांसद थे, 19-20 तोड़ दिए, एक आध और अभी शत्रुघ्न सिन्हा थोड़ा रुक गए, लेकिन व्यवस्था हो ही जाएगी। जब 17-18 तक पहुंच गए तो 20 तक भी पहुंच जाएंगे मिस्टर मोदी। इतना तो नंबर उनको हमें देना चाहिए, उनके खेल को। तो संख्या 24 घंटे के अंदर 69 से 49 आ गई है, 49 पे आ गई, और कम कर दिया मोदी जी ने 2 दिन के अंदर। अब बचे शरद पवार के, मैंने कहा था 8 सांसद, उद्धव ठाकरे के 9 सांसद, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 सांसद, यानी 20 सांसद और हैं लोकसभा में। सबके सब इंडिया अलायंस के साथ हैं, राहुल गांधी के साथ हैं। शरद पवार, मैंने कहा था आपसे पहले भी कहा, आगे भी डिस्कस करूंगा, 7 सांसदों से बातचीत चल रही है। सिर्फ शरद पवार की जो बिटिया है सुप्रिया सुले, उसको छोड़ दीजिए तो कुछ भी हो सकता है पार्टी के साथ। मर्जर की बात तो पहले ही चल रही थी। उद्धव ठाकरे 9 सांसद हैं, कई मजबूत हैं, लेकिन 6-7 से शिंदे साहब, अमित शाह, फ़ोन पे बातचीत हो ही रही है। और 3 झारखंड मुक्ति मोर्चा के, तो 20 सांसद अभी और हैं। यानी ये गिनती जो है 49 से घटकर 20 अगर और घटा दिए तो फिर 29 बचती है। 29 की व्यवस्था करनी है, 29 की व्यवस्था करनी है। अब इस 29 में मोदी जी की जो नज़र है वो डीएमके स्टालिन साहब के 22 सांसदों पर है, जो 22 सांसद कांग्रेस से अलग हो गए, इंडिया अलायंस से अलग हो गए, वो अलग बैठेंगे। जहां जगन मोहन रेड्डी बैठते हैं या बाकी न्यूट्रल पार्टीज बैठती हैं, अब डीएमके वहां बैठेगी कि ना हम बीजेपी के साथ हैं ना हम कांग्रेस के साथ हैं, हम अलग बैठे हैं। और जो अलग लोग बैठते हैं ना, ये सत्ता में बड़े मिस्टीरियस होते हैं, कहीं भी वोट डाल सकते हैं, या फिर वोट नहीं डालते हैं तो ये एब्सेंट हो जाते हैं, ये आते ही नहीं सदन में। तो भी खेल मोदी जी का ही माफिक होता है। तो डीएमके पर डोरे डालने शुरू हो गया। यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि डीएमके भले ही सनातन विरोधी बातें आज की तारीख में कर रही है, बीजेपी के साथ जा नहीं सकती, लेकिन यही डीएमके, करुणानिधि के डीएमके, ये मिस्टर वाजपेयी के साथ भी थी। तो यहां मोदी और शाह हर तरह का खेल खेलेंगे। उसमें इनकम टैक्स भी होगा, उसमें सीबीआई भी होगी, उसमें ईडी भी होगी, उसमें अदालतें भी होंगी, उसमें हर तरह का खेल भी होगा। और जैसे कि पर्चा खारिज हो जाता है, कुछ नहीं बचा तो पर्चा ही खारिज कर दिया, तो कोई भी खेल हो सकता है। और वैसे भी लोकसभा के मालिक मुख्तार तो ये साहब हैं, ओम बिरला। और ओम बिरला कौन है? मोदी शाह के, ये आप जानते हैं। तो दोस्तों, बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल ये है कि ये जो डीलिमिटेशन का बिल लेकर आ रहे हैं, यानी लोकसभा राज्यसभा की सीटें बढ़ाने की जो बात मोदी जी कर रहे हैं और फिर से कानून बनाएंगे, इसके पीछे असली सोच क्या है? असली सोच ये है कि फिर बीजेपी को कोई हरा ही नहीं पाएगा, और ये एसआईआर से या मशीनों के खेल से या बाकी वोट चोरी के खेल से कहीं बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा खेल है। अब क्योंकि मामला बड़ा संगीन है और पेचीदा भी है, इसलिए मैंने आज 2 वरिष्ठ पत्रकारों को बुलाया, जिन्होंने इस लोकसभा और राज्यसभा संसद की रिपोर्टिंग में 35-40 साल दोस्तों गुजार दिए। बड़ी उम्र कहेंगे 35-40 साल, इतना एक्सपीरियंस तो मोदी जी को नहीं संसद में। विनोद शर्मा होंगे सीनियर जर्नलिस्ट और उमाकांत जी होंगे सीनियर जर्नलिस्ट। इन दोनों को गौर से सुनिए और इस प्लान को समझिए। मोदीज बिगेस्ट ऑपरेशन इन द लास्ट 12 ईयर्स। विनोद जी, आपको लगता क्या है कि
मान लीजिए डिलिमिटेशन का बिल, क्योंकि मोदी एक जिद्दी नेता हैं, जिद पकड़ लेते हैं और जहां उनको फायदा दिखता है वो उस जिद को पूरी भी करते हैं। क्या राज्यसभा से ये बिल निकल जाएगा और लोकसभा में फंसेगा, और लोकसभा में जो संख्या चाहिए मोदी को अल्टीमेटली नहीं मिलेगी? या आपको लगता है कि व्यवस्था कर लेंगे ये लोग इस बार? देखिए, करने को तो कुछ भी कर सकते हैं ओके। भाई। देखिए, करने को तो कुछ भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम है कि आंकड़े जुटा लेंगे क्या सदन में, और जुटाने के जो तरीका होगा क्या वो मान्य होगा, और फिर अगर वो तरीका मान्य नहीं होगा तो उसके खिलाफ कहां जाएंगे विपक्षी दल? कोर्ट्स में जाएंगे। कोर्ट सुनवाई करेगा क्या, या आज के जैसे कर देगा कि नटराजन के बारे में आज नहीं सुनेंगे, कल सुनेंगे? कल तक डेट भी खत्म है, आप लिटिगेशन में फंसे रहिए। कोई आपको रिड्रेसल तो मिलेगा नहीं, जुडिशियल रिड्रेसल। हाँ, लिटिगेशन मिल जाएगी, और जैसे बोमई मुकदमे के की केस में सुनवाई होगी, कई इंसाफ नहीं मिलेगा। कई यही तो होता है भाई, सुनवाई हो जाती है भाई। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड ना, ये तो पुरानी कहावत है, जज साहिबान जी। जानते हैं सब इसको। तो परिमल नाथवानी जो है उसका तो मामला साफ हो, मतलब क्लियर हो गया, क्योंकि झारखंड में परिमल नाथवानी जो है वो डायरेक्टर है कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। वो तो देश चला रहे हैं। मुकेश भाई के आदमी है। अरे भाई, कॉर्पोरेट अफेयर्स का आदमी जो होता है, डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स, क्या है? His job is to liaison with the government. क्या आपको लगता है लखेड़ा साहब कि जिस तरह से हम देख रहे हैं ममता बनर्जी की पार्टी जो है, खुलेआम उसका चीरहरण हो रहा है, मतलब मंत्री के घर में बैठकर सांसद पहुंच रहे हैं, पार्टी तोड़ी जा रही, भूपेंद्र यादव कैबिनेट मिनिस्टर के यहाँ पार्टी तोड़ी जा रही, राज्यसभा की पार्टी असम के मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में तोड़ी जा रही, हेमंत बिस्व शर्मा के यहाँ। क्या आपको लगता है कि अब अगला कदम शरद पवार के जो 8 सांसद हैं और उद्धव ठाकरे के जो 9 सांसद लोकसभा में हैं, क्या अब इस पर जो है फोकस है मिस्टर अमित शाह का, मिस्टर मोदी का, गुजरात लॉबी का? ये फोकस दीपक जी, फोकस बहुत पहले से था, क्योंकि इनको यस, फोकस तो 1-1.5 साल से फोकस था, जब से ये लोकसभा का रिजल्ट निकला 2024 का, तब से ये काम पे लगे हुए हैं, और इनका काम ही दिन रात है। ये देश के बारे में नहीं सोचते हैं, ये 24 घंटा ये भारतीय जनता पार्टी के एमपीज की संख्या कैसे बढ़ाई जाए उस पर इनका फोकस है। जब ये आप कहते हैं कि हम 18-18 घंटे काम करते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं 18 घंटे। ये देश के लिए कब काम करते? कोई पूछे भाई देश के लिए आप देश के लिए कब सोचते हो, देश के बारे में कब सोचते हो? ये नीट की परीक्षाएं लीक हो रही है, बेरोजगारी अपने फ्री इंडिया के जो हिस्ट्री है उससे सबसे पीक पे पहुंच चुकी है। ये जो एस्केलेशन हो रहा है दाम में, प्राइसेस में, ये जो चीजें हो रही हैं, फॉरेन पॉलिसी का जो बेड़ा गर्क हो गया है, और ओमान में जो हमारे भारत के जो 3 नाविक मारे गए, आप ये बताइए कि अगर ये अमेरिका के साथ हो गया होता तो वो तो अटैक करवा देता। तो आपके साथ तो क्यों नहीं निकल रही है? आपको जहां काम करना है भारत के इंटरेस्ट में, वहां काम नहीं कर रहे हैं। आप एक ही काम कर रहे हैं कि कैसे विभिन्न जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके एमपीज को तोड़ करके, उनके लॉ मेकर को तोड़ करके आप किसी तरह संसद में अपना बहुमत साबित करें, और उसके बाद आप अनंत काल तक, जब तक आपका मतलब जब तक ये देश है तब तक आप इस देश पर राज करना चाहते हैं, उस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, और कोई काम इनका नहीं है। जी चलिए भाई, लखेड़ा साहब कह रहे हैं 24 घंटे फोकस ही पार्टी तोड़ने पर है, अपना बहुमत है उसकी संख्या को किस तरह से बढ़ाएं लोकसभा राज्यसभा में, ये फोकस अमित शाह और मोदी का इस वक्त है। विनोद जी, आपको लग रहा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में 9 सांसद हैं, 9 में से 7 संपर्क में हैं एकनाथ शिंदे के, 2 अभी नहीं हैं, क्या अब इस पार्टी को तोड़ने में क्या आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी अमित शाह को, या उद्धव ठाकरे अल्टीमेटली अपने 9 सांसद बचा ले जाएंगे? नहीं, कहना मुश्किल है, क्योंकि बात यह है कि उद्धव ठाकरे ने और उसके बेटे ने, दोनों ने मिलके अपनी पार्टी की लाइन को बहुत मॉडरेट किया है। क्या कहते हैं, मॉडरेशन इज द राइट वर्ड। उन्होंने वो अपनी हिंदुत्व की लाइन से हटे नहीं है, लेकिन उनका हिंदुत्व सुनने में कर्कश नहीं है। वो उस हिसाब से है जिस हिसाब से उसको होना चाहिए। देखिए, बिना हिंदुओं की सेंटिमेंट
की रिस्पेक्ट की है। कोई भी राजनीतिक दल इस देश में राजनीति नहीं कर सकता है। मेजॉरिटी कम्युनिटी का सेंटीमेंट तो ध्यान में रखना पड़ता है, लेकिन उस तरह से नहीं रखना पड़ता रखना चाहिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चाह रही है। मोदी शाह कर रहे हैं जी कि भाई वो जो उनका जो हिंदुत्व है वो कर्कश हिंदुत्व है, क्रूड हिंदुत्व है। ये एक तरह से एक सुनियोजित नीति के तहत दे आर ट्राइंग टू डेवलप अ हिंदुत्व दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अ मॉडरेट ह्यूमन बीइंग लाइक मी। देयर हिंदुत्व, वो हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व, हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म एक विशाल धर्म है, अपने हाथ फैला के खड़ा रहता है, अपने बाहों में लेके हर किसी को एक्सेप्ट करता है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में कोई कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सकम्युनिकेशन है क्या? ठीक है, नहीं वो तो हिंदुत्व की बात होगी। मैं ठीक है, मोदी और आप कह रहे हैं मोदी शाह का हिंदुत्व दूर है, लेकिन मैं पार्टी टूट जाएगी या बचा ले जाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ। जो ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, पैसा सब कुछ लेके मैं चल रहा हूँ। आइडियोलॉजी विहीन राजनीति आज के दिन देश में है, कुछ एक लोगों को छोड़ के। लेफ्ट पार्टीज को छोड़ दीजिए, कुछ हद तक कांग्रेस को छोड़ दीजिए कि वो बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे, कभी मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे केंद्र में या किसी प्रदेश में। ये हो सकता है कि किसी छोटी मोटी सीट के लिए किसी म्युनिसिपैलिटी में लोकल लेवल पे कोई डील हो जाए और वो परमिट करते हैं सब लोग, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के साथ काम की हुई है। पहले शिवसेना की हुई है, इनडायरेक्टली एनसीपी की हुई है, और एमसीपी का टूटा हुआ एक घटक दल तो रेगुलरली कर रहा है राजनीति उनके साथ। टीडीपी की हुई है राजनीति उनके साथ। डीएमके ने डीएमके ने किया है, लेकिन डीएमके ने अटल जी की वाली से किया था और मुरसोली मारन के जमाने में किया था, और हिंदुत्व के डिस्प्यूट से पहले किया, सनातन के डिस्प्यूट से पहले किया था। तो जो डीएमके है वो एक कार्डर बेस्ड पार्टी है और आइडियोलॉजिकली ओरिएंटेड पार्टी है। वो एक तरह से मान लीजिए कि वो बीजेपी का वो तमिलनाडु का आरएसएस है, समझ लीजिए आप जी। जहां तक उनके विचारों की बात है, तटस्थता की बात है, उसमें डटे रहने। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपको लग रहा है कि डीएमके पर संभव है, लेकिन मुश्किल बहुत होगा। अच्छा, चलिए भाई, विनोद जी कह रहे हैं मुश्किल, संभव तो कुछ भी है राजनीति में। समझ गए। इन्होंने सलीम जावेद के डायलॉग को थोड़ा सा तरमीम कर दिया, कह रहे हैं कि साहब मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। ये कह रहे हैं नामुमकिन नहीं है, मुश्किल जरूर है, लेकिन भाई आज की राजनीति है, वैसे भी ईडी और सीबीआई की राजनीति मोदी शाह करते हैं। ऐसे में स्टालिन भी कोई कम पैसे वाले नहीं है, कुछ भी हो सकता है, और पहले भी वाजपेयी के साथ गए थे। लखड़ा साहब, शरद पवार पे मैं फिर आ रहा हूँ, और मैं विनोद जी से भी फाइनल कमेंट हूँ। शरद पवार के इस वक्त 8 सांसद हैं, तकरीबन सुप्रिया सूले को छोड़ के 7 सांसद टच में हैं। ये खबरें मेरी नहीं है, ये महाराष्ट्र से खबरें आ रही हैं। तो क्या शरद पवार की भी पार्टी टूट सकती है रिटायरमेंट पे, जब वो एकदम रिटायरमेंट के एकदम मुहाने पर खड़े हैं? क्या शरद पवार की पार्टी दोबारा टूटेगी? क्योंकि मोदी जी को बहुमत चाहिए लोकसभा में। देखिए, मैं इस सरकार का जब तोड़ने वाले मौजूद हैं, देखिए देश में जो वातावरण पैदा हो रखा है कि देखिए अगर आप हमारे साथ रहोगे, जैसे वो कहा है ना कि साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, इस तरह का वातावरण पॉलिटिकल पार्टीज इरिस्पेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी, भले ही आपके उनसे कोई विचारधारा नहीं मिलती, विचारधारा तो शून्यता हो गई है। तो इनका सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि, और मैं जानता हूं कि महाराष्ट्र के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो कोई गुजरात के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह से या बाकी लोगों से कम नहीं है, क्योंकि देखिए ज्यादातर लोग बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनकी मिलें चलती हैं, उनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं। महाराष्ट्र में उनको लालच क्या दिया जा रहा है? लालच ये दिया जा रहा है कि देखिए महाराष्ट्र में राजनीति हमारी सरकार रहेगी, अभी 4 साल और रहेगी, और 4 साल जब हमारी सरकार रहेगी तो तुम्हारे काम सारे होते रहेंगे, तो अच्छा ये कि आप हमारे साथ आ जाओ। देखिए शिंदे के साथ क्या किया था इन्होंने, शिंदे के साथ यही तो किया था कि आप देखिए आप हमारे साथ रहो। शिंदे ठीक है, उसको चीफ मिनिस्टर से उसका डिमोशन करके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, उसकी बनती नहीं है, लेकिन ऐश कर रहा है। अब जो है इसके एमपी जो है उद्धव ठाकरे के एमपी वो शिंदे से मिल रहे हैं। तो आप क्या सोच रहे हो किसके कहने पे मिल रहे हैं? वो तो अमित शाह का आदमी है शिंदे, तो शिंदे अमित शाह के कहने पे मिल रहे होंगे, बिना उसके हरी झंडी के थोड़ी मिल रहे हैं। तो एक किस्म से सारे राज्यों में जो जो कमजोर कड़ियां हैं उनको तोड़ने की कोशिश हो रही है, और शरद पवार साहब
कि पार्टी को निश्चित रूप से कई महीनों से तोड़ने की कोशिश हो रही थी। ये तो सोच रहे थे कि शरद पवार साहब इनके पकड़ में नहीं आ रहे हैं, वो पकड़ में आएंगे भी नहीं, कि शरद पवार साहब भले ही बीमार हैं लेकिन वो मेंटली फिट है। तो कहने का मतलब ये है कि तमाम तरह के लोग, ये तो इनका बस चले तो साल भर पहले ही काम कर देते, वो महाराष्ट्र इलेक्शन में ये काम कर देते। जी आखिरी सवाल कर रहा हूं विनोद जी आपसे, आपको क्या लग रहा है कि अभी और तोड़फोड़ अभी होगी? अभी हम सिर्फ ट्रेलर देख रहे हैं, ममता बनर्जी टीएमसी का हम ट्रेलर देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी को जो हमने सांसद टूटते देखे वो ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी बाकी है मिस्टर मोदी और शाह की। देखिए, ऐसा है कि तृणमूल कांग्रेस किस हद तक टूटती है वो भी देखने वाली बात है, क्योंकि कल तक तो सब लोग बोल रहे कि शत्रुघ्न सिन्हा भी जा रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने आज कह दिया मैं नहीं जा रहा हूँ। एक और एमपी ने भी कहा है मैं नहीं जा रहा हूँ। कीर्ति आजाद शुरू से कह रहा है मैं नहीं जा रहा हूँ। तो बहुत आसानी से लोग छोड़ के ममता बनर्जी को नहीं जाना चाहते, लेकिन ममता बनर्जी का जो अपने नेफ्यू के प्रति मोह है, भतीजे के प्रति, थोड़ा उसको डाइल्यूट, उसको भतीजे के प्रति, भाई के बेटे के प्रति, अगर वो थोड़ा उसको डाइल्यूट कर ले, उसको मॉडरेट कर ले, तो मैं समझता हूँ एक स्पेस बन सकती है जहां पर बहुत से ज्यादा रुष्ट लोग हैं, जो बहुत ज्यादा तिलमिलाए हुए हैं, वो वापस आ सकते हैं। लेकिन देखते हैं अंततः क्या होता है, क्योंकि अभी तक किसी ने कोई लिस्ट तो दी नहीं है। काकरी घोष दस्तीदार जो है उसके ऊपर भी दबाव डले हुए हैं, उसके भी क्लिनिक चलते हैं, फर्टिलिटी क्लिनिक चल रहे हैं, उसको भी चाहिए कि पेट्रनेज। और वो जो काकरी घोष दस्तीदार है उसके वीडियो भी अभी हाल ही में दोबारा से वायरल हुए हैं, पैसा लेते हुए। जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी पैसा लेते हुए पुराने वीडियो हैं, जिसका प्रचार स्वयं हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने किया था जब वो उनके साथ जब तक नहीं आए थे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पॉलिटिक्स में कुछ भी संभव हो जाता है। पॉलिटिक्स में नो परमानेंट एनिमीज और परमानेंट फ्रेंड्स इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटी, और इसीलिए हो सकता है कल को दोस्तियां हो जाए जहां आज तक दुश्मनी थी, लेकिन कोशिश पूरी है, क्योंकि इनको चाहिए, उनके लिए ये बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है डिलिमिटेशन का भाई। परमानेंट मेजोरिटी का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और ये बात समझ लेनी चाहिए विपक्षी दलों को। अगर ये डिलिमिटेशन को उन्होंने मदद कर दी बीजेपी को अपने हिसाब से करवाने में, तो उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज को संन्यास ले लेना पड़ेगा। ओके, क्या लखेड़ा साहब आप सहमत है विनोद जी की बात से कि अगर डिलिमिटेशन बिल मोदी जी पास करा लेते हैं, कानून बन जाता है, और जिस तरह का सीटों का अरेंजमेंट है, फिर मोदी परमानेंट हो जाएंगे, बीजेपी परमानेंट हो जाएगी, बाकी पार्टियों को संन्यास लेना पड़ेगा? क्या डिलिमिटेशन से एक बड़ा खेल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, जो विनोद जी कह रहे हैं? देखिए, वो एक ही चीज अब उनके पास, देखिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन कंट्रोल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल कर दिया। आप डिलिमिटेशन के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट कहेगा नहीं, डिलिमिटेशन तो संवैधानिक जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की। तो मुझे लग रहा है कि डिलिमिटेशन के जरिए, क्योंकि जनता इनको हरा रही है, जनता ने इनको 2024 का लोकसभा चुनाव हरवा दिया। तो सवाल यह है, मेजोरिटी में नहीं है ये, तो सवाल यह है कि अब इनको एक ही रास्ता, ईवीएम इन्होंने इस्तेमाल कर लिया, उसमें ईवीएम से नहीं जीते ये, अब इन्होंने एसआईआर शुरू कर दिया, उसमें एक्सपोज हो गए। अब इनको लगता है कि केवल अब डिलिमिटेशन रह गया है, जिसके जरिए आप मेजोरिटी के बल पर एक इलेक्टेड आप तानाशाही देश में लाद दें और पार्टियों को तोड़ ताड़ करके आप बहुमत साबित कर दें। उसके बाद आप हमेशा सत्ता में आते रहेंगे। चुनाव होगा, एक फॉर्मेलिटी होगी, एक संवैधानिक फॉर्मेलिटी होगी। चुनाव होगा, लोग प्रचार करेंगे, उसमें वादे किए जाएंगे, फिर कहेंगे साहब वो तो प्रचंड बहुमत से हम लोग जीत गए, क्योंकि देश की जनता मोदी जी को चाहती है। तो ये सब चलेगा, आने वाले 10-20 साल तक यही तमाशा देखने को मिलेगा देश को और हम सबको। जी, तो विनोद जी थे और उमाकांत लखेड़ा जी थे, और काफ़ी एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं जो पार्लियामेंट को दशकों से कवर कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि मोदी का ये जो डिलिमिटेशन प्लान है, सीटों को बढ़ाने का प्लान है, ये एक अपनी ही सत्ता को परमानेंट तौर पे स्थापित करना है। अगर ये बिल पास हो जाता है, जो पिछले सत्र में नहीं हुआ था, तो फिर मोदी, आप सोच सकते हैं कि वो आगे आने वाले समय के लिए बीजेपी अपनी जड़ें और गहरी कर लेगी। और एक बड़ी बात कही
विनोद जी ने कि फिर विपक्ष की पार्टियों को संन्यास लेना पड़ेगा। हालांकि संन्यास की नौबत तो कई लोगों की मुझे दिख रही है, जिसमें ममता बनर्जी हैं, नवीन पटनायक ऑलरेडी वो संन्यास के मोड में हैं, नीतीश कुमार हैं, शरद पवार हैं, उसमें उद्धव ठाकरे भी हैं। तो संन्यास के रास्ते पर कई लोगों को धकेल चुके नरेंद्र मोदी, बाकियों को धकेलने की तैयारी है, ये वो आगाह कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आप आए। उमाकांत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।